आज हिंदुस्तान के नजरिए से बहुत बड़ी बड़ी खबरें सामने थी, जिसमें लोकपाल बिल से लेकर राहुल गांधी ने किस तरह से कांग्रेस में आज पहली मीटिंग के साथ शुरुआत की है। इन तमाम खबरों पर एक्सक्लूसिव खबर लेकर आपके सामने आया आज तक। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ राहुल गांधी की जो बैठक हुई है उसको लेकर प्रतिक्रिया है और सवाल यही है कि इन बड़ी खबरों पर कैसे आज तक ने आपके सामने तमाम एक्सक्लूसिव्स रखी और हमने आपको दिखाया। हम दिखाते हैं आपको किस तरह से 4 तस्वीरों के जरिए कि हमने इन तमाम खबरों पर हर एक्सक्लूसिव जानकारी, बातचीत, ऐसे न्यूज मेकर्स जो अहम थे इन खबरों में, वो हमने आपके सामने रखी। कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ राहुल गांधी की आज मुलाकात हुई है, बैठक हुई है, महासचिवों की बैठक आज अब जाकर खत्म हुआ है बैठक का पहला दौर। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी ने जो 57 सदस्यों से बैठक में आज हिस्सा लिया और उनके साथ वो शरीक हुए इस बैठक में, उन्होंने कोशिश ये की कि हर किसी को मौका दिया जाए। हालांकि 18 सदस्य ही अपनी बात इस पूरी बैठक में कह पाए। चुनाव सुधार के लिए बनाई गई ये कमेटी, लेकिन इसमें सिर्फ 18 लोग, 54 के लगभग लोग थे। अंबिका सोनी करेगी कमेटी की अगुवाई। चुनाव में सुधार कैसे लाए जाए, ये एक अहम मुद्दा है। अय्यर, वीरप्पा मोइली, तमाम ऐसे लोग जो बैठक में शामिल थे। चुनाव सुधार के लिए एक खास तौर पर कमेटी बनाई गई है। हर सदस्य को खुलकर बोलने का समय दिया गया है। 57 सदस्यों ने इसमें बैठक में हिस्सा लिया है। बड़ी खबर है, क्योंकि अगर वाकई चुनाव और चुनाव प्रक्रिया में बदलाव को लेकर राहुल गांधी ने महासचिवों की यह बैठक की है और उसके साथ ही एक पहल है, उनकी कोशिश है कि चुनाव सुधार लाए जाएं, ये एक स्वागत योग्य कदम होगा। क्योंकि भ्रष्टाचार की जो तमाम बीमारी इस देश में इस वक्त है, शायद इसके जड़ में चुनाव प्रक्रिया है। माना जाता है कि पॉलिटिकल फंडिंग, यानी चुनावों में जो पैसा लगाया जाता है चुनाव के दौरान, उसको लेकर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा पनपता है। राहुल के साथ कांग्रेस महासचिवों की ये बैठक, जिसमें 57 सदस्यों ने हिस्सा लिया, लेकिन खुलकर सिर्फ 18 लोग अभी तक बोल पाए हैं। तो जाहिर तौर पर हर एक को अपनी बात खुलकर रखने का वक्त दिया जा रहा है। तो 57 सदस्यों ने लिया इस बैठक में हिस्सा, जिसमें से 18 ही बोल पाए हैं। यानी चुनावी प्रक्रिया और उसमें क्या बदलाव होने चाहिए, इसको लेकर कांग्रेस की पहल दिख रही है। तो दूसरी तरफ बात भारतीय जनता पार्टी की करते हैं। क्या बीजेपी फिर से राम मंदिर का मुद्दा उछालेगी? क्या बीजेपी एक बार फिर से घूम फिरकर उसकी सुई एक बार फिर से अटक गई है राम मंदिर के ही मुद्दे पर? यह सवाल इसलिए क्योंकि आज जब मुलाकात हुई बीजेपी और संघ के नेताओं की, तो उसका निष्कर्ष कुछ इसी तरह का निकला कि आने वाले वक्त में राम मंदिर का ही मुद्दा और हिंदुत्व का ही एजेंडा काम करेगा पार्टी के लिए। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद राजनाथ सिंह ने दिल्ली में संघ नेताओं से यह पहली बार औपचारिक मुलाकात की है और मुलाकात के अंदर खाने से जो खबर आ रही है उसमें विश्व हिंदू परिषद के नेता भी शामिल थे, संघ के तमाम नेता शामिल थे। बैठक बंद कमरे में हुई, लेकिन जो बातें बाहर निकली उसके मुताबिक बीजेपी फिर से अपनी मूल विचारधारा यानी मंदिर और हिंदुत्व का ही रुख कर रही है। बीजेपी का दोबारा से मुखिया बनने के बाद पहली बार राजनाथ सिंह की संघ नेताओं से खास लेकिन गुपचुप मुलाकात काफी कुछ कहती है। दिल्ली में गोवा से बीजेपी सांसद श्रीपद नायक के घर हुई बैठक इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि इसमें बीजेपी और आरएसएस के नेताओं के अलावा विश्व हिंदू परिषद के दिग्गज भी मौजूद थे। मुलाकात करीब 3 घंटे तक चली। वैसे अगर वीएचपी मौजूद हो तो जाहिर है हिंदुत्व का मुद्दा ही छाया रहा होगा। हालांकि बैठक के तुरंत बाद सवाल पूछने पर बीजेपी अध्यक्ष ने कुछ और ही बात कही। और इस प्रकार की अनौपचारिक बैठक प्रायः हर 3 महीने पर होती है। उसी प्रकार की यह बैठक थी। बैठक में बीजेपी की ओर से लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज और मुरली मनोहर जोशी मौजूद थे। बैठक को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक बातचीत में संघ परिवार के एजेंडे और विचारधारा पर चर्चा हुई और कैसे बीजेपी इसे आगे ले जाएगी। 5 और 6 फरवरी को वीएचपी का अहम सम्मेलन है, जिसमें राम मंदिर और हिंदुत्व के एजेंडे को पेश किया जाएगा और सूत्रों के मुताबिक बीजेपी को इन्हीं एजेंडे पर आगे काम करने के लिए कहा जाएगा।
ये भी कहा जा रहा है कि संघ और वीएचपी मिशन 2014 में फतह के लिए बीजेपी की मदद को तैयार है, अगर संघ की विचारधारा और हिंदुत्व के एजेंडे पर बीजेपी समर्पण से काम करे। अब तक धर्मनिरपेक्षता की वकालत करते आए आडवाणी ने भी राम मंदिर और हिंदुत्व की विचारधारा को बैठक में नकारा नहीं। वीएचपी सुषमा स्वराज और राजनाथ सिंह को 6 फरवरी की बैठक में बुलाने के मूड में है। हालांकि बातचीत के एजेंडे को गुप्त रखने की पूरी कोशिश हुई, लेकिन बातों ही बातों में राजनाथ सिंह ने भी आखिरकार कबूल कर ही लिया कि हां, बैठक में विचारधारा को लेकर बात हुई। समान विचारधारा के जितने भी लोग हैं उनके साथ बैठकर वैचारिक मुद्दों पर हम लोग बातचीत करते हैं और यह बैठक पूरी तरह से अनौपचारिक होती है। कभी बीजेपी के नेता कहा करते थे हाथ में बीजेपी का झंडा और साथ में एनडीए का एजेंडा, लेकिन संघ को लगता है कि पार्टी विचारधारा से भटकी तो राह भी भटक गई। अब उसी एजेंडे पर वापस लाने की कोशिश में लगा है संघ परिवार, लेकिन बीजेपी को तय करना पड़ेगा कि उसे परिवार चाहिए या फिर दोस्त। कैमरामैन रमेश के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक। क्योंकि अगर परिवार को चुना तो दोस्त हो जाएंगे नाराज, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड से लेकर आर्टिकल 370 तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको हाशिए पर रखा था बीजेपी ने, इसीलिए क्योंकि ये दोस्त उस वक्त बहुत जरूरी थे। लेकिन बहरहाल जिस बात से हमने इस बुलेटिन की शुरुआत की थी, आइए दिखाते हैं आपको 4 तस्वीरें हर बड़ी खबर पर आज कैसे आज तक ने रखा आपको सबसे आगे, क्योंकि हमने हर एक्सक्लूसिव बातचीत, हर एक्सक्लूसिव जानकारी आप तक पहुंचाई। सबसे पहले राहुल गांधी की पहली मीटिंग जो आज उन्होंने महासचिवों के साथ ली, हमने आपको दिखाई अंदर की तस्वीरें, हमने आपको बताया कि किस तरह से अंदर की बात सामने आई है। हमने इसके साथ ही राजनाथ सिंह से हमारे संवाददाता की एक्सक्लूसिव बातचीत आपको दिखाई। नारायण सामी से की हमने एक्सक्लूसिव बातचीत, जैसे ही लोकपाल बिल पर कैबिनेट की मुहर लगी, और उसके फौरन बाद अरविंद केजरीवाल से भी हमने उनकी प्रतिक्रिया जानी, जिन्होंने कहा कि ये अपने आप में सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस लोकपाल बनकर रह जाएगा। इस्माइल लंगड़ा, बड़ी खबर आज की, हमारे शहीद हेमराज का सिर काटे जाने में जो संगठन काम कर रहा था उसका मास्टरमाइंड यही चेहरा है। इस्माइल लंगड़ा की तस्वीर सबसे पहले हमने आपको आज तक पर दिखाई। तो आज तक पर एक्सक्लूसिव का दौर रहा, हमने हर एक्सक्लूसिव खबर सबसे पहले बातचीत के साथ आपके सामने रखी। आइए इसी कड़ी में आपको सुनाते हैं बीजेपी के राजनाथ सिंह, क्योंकि आज बात बहुत जबरदस्त है बीजेपी के नजरिए से। क्या हिंदुत्व और राम मंदिर के मुद्दे पर लौटेगी बीजेपी? इसी पर एक्सक्लूसिव बातचीत राजनाथ सिंह से की हमारे संवाददाता वरिष्ठ सहयोगी प्रबल प्रताप सिंह। राजनाथ सिंह जी के पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद आज संघ, वीएचपी और बीजेपी की एक बैठक हुई। खुद हमारे साथ राजनाथ सिंह मौजूद हैं, आइए उनसे ही जानते हैं आखिर इस बैठक का एजेंडा क्या था। राजनाथ सिंह जी, आज एजेंडा क्या था? जिस प्रकार की आज बैठक थी उस प्रकार की बैठक प्रायः हम लोग साल में कम से कम 2 बार करते हैं। समान विचारधारा के जितने भी लोग हैं उनके साथ बैठकर वैचारिक मुद्दों पर हम लोग बातचीत करते हैं और यह बैठक पूरी तरह से अनौपचारिक होती है। तो आज की भी जो बैठक थी वो पूरी तरह से अनौपचारिक बैठक थी और जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, जो संघ की विचारधारा है अथवा अन्य जो अनुषंगिक संगठन है जिस विचारधारा को लेकर काम कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोग परस्पर चर्चा करते हैं कि हमारी क्या प्रगति है। बस इस प्रकार की अनौपचारिक बैठक साल में बराबर 2 बार होती है, वैसी ही बैठक थी। कहा जा रहा है कि ये बैठक इसलिए बुलाई गई कि 2014 का एजेंडा तय किया जाए। नहीं, 2014 के एजेंडा के संबंध में कोई बात नहीं हुई है और सच्चाई है कि राजनीतिक मुद्दों का निर्धारण इस प्रकार की बैठकों में नहीं होता है। आपके जो पूर्व अध्यक्ष रहे नितिन गडकरी, उनको लेकर के पार्टी में और संघ और पार्टी के बीच में कुछ मतभेद हुआ था, क्या उसके भी लेके? देखिए, संघ और पार्टी के बीच मतभेद का तो कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। और जिस तरह से नितिन गडकरी जब पार्टी अध्यक्ष थे, कई लीडर्स पार्टी के उनके खिलाफ बोले, उनके रहते, उनके जाने के बाद भी, तो क्या ये कहा जा रहा है कि उन पार्टी में एक तालमेल, एक समन्वय बैठाने के लिए सबको एक प्लेटफॉर्म पे आज बुलाया गया? देखिए, एक यह बात सच है कि कुछ 1-2 घटनाएं प्रकाश में ऐसी आई हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि आगे इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने पाए, इसके लिए हम लोगों से बातचीत करेंगे। क्या आखिर आप क्या कदम उठाएंगे कि लोग इस तरह से खुल करके अपने ही नेता के बारे में टिप्पणी करने से बचें? मैं समझता हूं कि सभी समझदार लोग हैं और परस्पर बातचीत से ही और उनकी जो भी गिले शिकवे होंगे
अथवा जिस जिस भी मुद्दे को लेकर उनके मन में किसी प्रकार की एक फीलिंग होगी, यदि हम उस बातचीत करेंगे तो बातचीत से बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाता है। लेकिन इतना मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जहां तक प्रश्न है, यह पूरी तरह से एकजुट है। राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां भी जितनी हैं, उन सब में सर्वाधिक अनुशासित पार्टी, अपेक्षाकृत सर्वाधिक अनुशासित पार्टी यदि कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। यदि किसी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र तो केवल भारतीय जनता पार्टी में है, और यही आंतरिक लोकतंत्र ही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। ये भी कहा जा रहा है कि आज की जो अनौपचारिक बैठक हुई मुद्दों पे लेके, उसमें नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ऐसी कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए, किसको न बनाया जाए, यह सब सारे जो फैसले होते हैं वो केवल भारतीय जनता पार्टी की बैठक में ही होते हैं। इस प्रकार की बैठकों में प्रधानमंत्री अथवा मुख्यमंत्री किसको प्रोजेक्ट किया जाए, इस संबंध में कोई चर्चा नहीं होती है। अब तक ऐसा नहीं हुआ है और आज भी नहीं हुआ है। कर्नाटक आपके सामने एक संकट है। येदियुरप्पा ने कहा है कि और भी विधायक उनके साथ आ सकते हैं। क्या येदियुरप्पा आपके बनाए हुए थे और अब बाद में पार्टी से अलग हो गए, आप इस संकट को कैसे देखो, क्या कदम उठाएंगे कर्नाटक में? मैं मानता हूं कि कर्नाटक में हमारी सरकार के सामने किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है। यह सच है कि 13 लोगों ने विधानसभा से त्यागपत्र दिया है, लेकिन आज भी हमारा बहुमत है और हमारी कर्नाटक की सरकार अपना कार्यकाल निश्चित रूप से पूरा करेगी। बजट भी पास होगा। धन्यवाद। प्रबल प्रताप सिंह, दिल्ली, आज तक। तो विपक्ष की तरफ से अध्यक्ष अगर आज तक पर सबसे पहले आए और बीजेपी और संघ की इस बैठक पर सवाल जवाब हुआ उनसे, तो दूसरी तरफ सरकार का पक्ष जब लोकपाल बिल सामने आया तब भी हमने सबसे पहले आपके सामने रखा। जी हां, कैबिनेट ने नए लोकपाल बिल को मंजूरी दे दी है। सिलेक्ट कमेटी की जो 16 सिफारिशें थी उसमें से 14 हमने मानी है, यह कहा गया सरकार की तरफ से। जिस मकसद को हासिल करने के लिए अन्ना हजारे ने देश में आंदोलन किया, अनशन पर बैठे, गिरफ्तारी दी, उसका एक हिस्सा अब सच होता दिख रहा है। और एक साथ लोकपाल बिल का सबसे ताजा मजमून कैबिनेट ने पास कर दिया है। सेलेक्ट कमेटी की सिफारिशों पर तैयार किया गया यह ड्राफ्ट पुराने लोकपाल बिल से काफी अलग है, ऐसा दावा किया जा रहा है। सरकार को भरोसा है कि सेलेक्ट कमेटी की सिफारिशों पर तैयार किए गए बिल को संसद के बजट सत्र में पास कराने में वो कामयाब होगी। अभी राज्यसभा सेलेक्ट कमेटी ने लोकपाल और लोक आयुक्त बिल के बारे में उन्होंने 14 रिकमेंडेशन उन्हें दिया, 16 रिकमेंडेशन दिया। ये में 14 हम निर्णय किया, हम अग्री किया। 2 में को थोड़ा सरकार के कुछ रिजर्वेशन है, उसके बारे में हम अग्री नहीं किया। अभी मेजॉरिटी रिकमेंडेशन उन्होंने दिया, उसको सरकार ने पूरा उनको पालन कर दिया। अभी संसद में हम बिल ला रहा है अभी चर्चा के लिए राज्यसभा में। आइए अब जरा देखें कि नए लोकपाल बिल में नया क्या है और कानून की उस तलवार में धार कितनी है। नए लोकपाल की नियुक्ति 5 लोग मिलकर करेंगे, जिनमें पीएम, सदन में विपक्ष के नेता, स्पीकर, मुख्य न्यायाधीश और नामी न्यायविद शामिल होंगे। नए ड्राफ्ट में प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में लाया गया है। सभी राज्यों को बिल पास होने के 1 साल के भीतर अपना लोकायुक्त नियुक्त करना होगा, लेकिन लोकपाल या लोकायुक्त सरकारी नौकरशाहों पर सीधी कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। उन्हें पहले दलील पेश करने का मौका देना होगा। नए लोकपाल बिल के मुताबिक सरकार प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश की सिफारिशों पर सीबीआई चीफ की नियुक्ति करेगी। लोकपाल को सीबीआई डायरेक्टर के तबादले का अधिकार नहीं होगा। सीबीआई के लिए अलग से एक दंड शाखा होगी, जिसके निदेशक को सीवीसी नियुक्त करेंगे। सरकार जिन एनजीओ को खुद फंड करती है वो भी लोकपाल के दायरे में होंगे। अब बहस छिड़ गई है कि ये लोकपाल उस लोकपाल के कितने करीब है जिसका सपना देश की जनता को अन्ना और दूसरे आंदोलनकारियों ने दिखाया था। अन्ना हजारे सरकार की इस पहल से संतुष्ट नहीं दिख रहे। आज सब जड़ से ऊपर तक जो भ्रष्टाचार हो रहा उसमें ये सीबीआई का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो हम पूछा था, अभी तक जवाब नहीं आया उनका। अभी मैं देखूंगा कि क्या उसने किया है, क्या पास हुआ, नहीं तो हमारा आंदोलन तो चलता रहेगा। जबकि किरण बेदी कह रही हैं कि कुछ न होने से कुछ होना बेहतर है। कम से कम कुछ मामलों में सीबीआई को सरकार के दबाव से मुक्त रखा जा सकेगा। अगर सिलेक्ट कमेटी की रिकमेंडेशंस जो कि यूनानिमस हुई हैं, जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज शामिल हैं और जिसमें जो केसेस रेफर करेगी लोकपाल सीबीआई के एंटी करप्शन बिल को, उस पर कोई और दखलंदाजी नहीं करेगा,
जो अकॉर्डिंग टू सिलेक्ट कमेटी है, तो मैं समझूंगी ये कुछ राहत है। सीबीआई को स्वतंत्र क्यों नहीं कर देते? ये जलेबियां क्यों बना रहे हो? मैं आपको भेजूंगा, फिर आप उसको भेजोगे, फिर वो उसको भेजेगा, फिर वो मेरे को भेजेगा, इसका क्या मतलब है? सीबीआई को स्वतंत्र कर दो ना। सीबीआई को स्वतंत्र नहीं करना चाहती सरकार, सीबीआई अपने कंट्रोल में रखेगी। लोकपाल कोई भी जांच करेगा तो सीबीआई को भेजे, और सीबीआई सरकार के अंडर में। सरकार ने अपनी तरफ से लोकपाल में बदलाव करने की कोशिश तो की है, लेकिन लोकपाल को अधिकार देकर भी कुछ न कुछ ऐसा अपने पास रख लिया है जो उस पद पर बैठे व्यक्ति के विशेषाधिकारों को काटता है। दिलचस्प होगा ये देखना कि टीम अन्ना के साथ देश की जनता सरकार की इस पहल पर क्या राय रखती है। संदीप सोनवलकर के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली, आज तक। और अब लोकपाल पर 3 नेताओं से आज तक की एक्सक्लूसिव बातचीत आइए आपको दिखाते हैं। नारायणसामी, अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी से बात की आज तक संवाददाता। जो सेलेक्ट कमेटी ने सिफारिश की थी उसमें से कितनी सिफारिश आपने मान ली? ये अभी राज्यसभा सेलेक्ट कमेटी ने लोकपाल और लोक आयुक्ता बिल के बारे में उन्होंने 14 रिकमेंडेशन उन्होंने दिया, 16 रिकमेंडेशन दिया। ये में 14 हम निर्णय किया, हम अग्री किया। 2 में को थोड़ा सरकार के कुछ रिजर्वेशन है, उसके बारे में हम अग्री नहीं किया। अभी मेजॉरिटी रिकमेंडेशन उन्होंने दिया, उसको सरकार ने पूरा उनको पालन कर दिया। अभी संसद में हम बिल ला रहा है अब चर्चा के लिए राज्यसभा में। कौन से रिकमेंडेशन थे जिसको सरकार ने नहीं माना? ये दो रिकमेंडेशन नहीं माना। नंबर 1, उन्होंने बताया लोकपाल को एक कंप्लेंट जाने के बाद उन्होंने अभी कोई आदमी के खिलाफ कंप्लेंट गया, उनको बिना इंक्वायर करके अभी उन्होंने इंक्वायर शुरू करना, उसके बारे में हम अग्री नहीं किया, उनको अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा। नंबर 2, हम ये वाला अभी कोई सीबीआई ऑफिसर है, उन्होंने कोई लोकपाल का केस इन्वेस्टिगेट कर रहा है, उनको ट्रांसफर करने के लिए लोकपाल का परमिशन देना पड़ेगा, उसके बारे में उनका रिकमेंडेशन है, उसको हम मना कर दिया, ये अग्री नहीं किया। बाकी 14 हम अग्री कर दिया। लोकपाल के अमेंडमेंट को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। हमारे साथ बात करने के लिए किरण बेदी जी हैं, जो लगातार जन लोकपाल को लेकर लड़ाई लड़ रही थी। किरण जी, कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, क्या कहेंगे आप, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? अगर सिलेक्ट कमेटी की रिकमेंडेशंस जो कि यूनानिमस हुई हैं, जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टी शामिल हैं और जिसमें जो केसेस रेफर करेगी लोकपाल सीबीआई के एंटी करप्शन विंग को, उस पर कोई और दखलंदाजी नहीं करेगा जो कि अकॉर्डिंग टू सिलेक्ट कमेटी है, तो मैं समझूंगी ये कुछ राहत है, ये एक स्टेप फॉरवर्ड है। क्योंकि इसमें जब दखलंदाजी नहीं होगी और ये जो हमारी लोकपाल है जिसमें से 4, जिसका चेयरपर्सन जो होगा फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस होंगे और यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे, और वो 4 जजेस और 4 और अदर मेंबर्स विच इज 9 मेंबर्स इन ऑल। मैं ये समझती हूँ कि ये अब हम लोग कुछ एक सफाई, करप्शन की सफाई की तरफ चलेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल दखलंदाजी इन केसेस में अब नहीं हो पाएगी। लेकिन मैम, जिस लोकपाल की आप लोग बात कर रहे थे, लगातार आंदोलन कर रहे थे, वैसा तो मतलब उसके मुताबिक तो नहीं है। मैं इस वक्त ग्लास हाफ फुल की बात कर रही हूं, आप ग्लास हाफ एम्प्टी पर जा रहे हो। अब मैं चाहती हूँ ये देश आगे चले, और जो इस वक्त सिलेक्ट कमेटी ने यूनानिमसली दिया है वह पर भी अगर हम शुरुआत करें तो शुरुआत करने का समय आ गया। अब हमको मैं ये समझती हूँ, ये नहीं है कि हमको सब कुछ मिल गया, जैसे हमको सारे स्टेट्स को नहीं मिला। स्टेट्स को अब सबको अपना अपना आंदोलन करना पड़ेगा, हर स्टेट को अपना एंटी करप्शन आंदोलन करना पड़ेगा, तब जाके उनको सही लोकायुक्त मिलेगा। ये अभी सिर्फ आपको लोकपाल मिल रहा है, लोकायुक्त नहीं मिल रहे। लेकिन मैं इस वक्त उस लोकपाल की बात कर रही हूं जिसमें वो लोकपाल जो केसेस वह रेफर करे सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन में, उसमें ना सैंक्शन की जरूरत है सरकार की, ना उसमें वो दखलंदाजी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं समझती हूं, मैं इसको अब ग्लास हाफ फुल देख रही हूं, ना कि ग्लास हाफ एम्प्टी। कैबिनेट ने लोकपाल बिल को कुछ संशोधनों के साथ मंजूरी दे दी है, लेकिन जानकार अभी भी कहते हैं कि बहुत सारी कमजोरियां हैं जो इस बिल में है। इसी पर हम बातचीत करेंगे। साथ ही एक और राजनेता के खिलाफ खुलासा करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली चुनावों के लिए किस तरह की तैयारी है, इसी पर हम बातचीत करेंगे। आम आदमी पार्टी के सदस्य अरविंद केजरीवाल हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो इस लोकपाल बिल पर और सरकार की नीयत पर क्या कमियां दिख रही हैं आपको अरविंद, कहां कमियां हैं? देखिए, मोटे मोटे तौर पे अगर हम देखें तो ये शायद दुनिया की पहली एंटी करप्शन एजेंसी है जिसके पास जांच करने की भी पावर नहीं होगी। दुनिया में ऐसी कोई पुलिस नहीं है जिसके पास केस रिसीव तो करेंगे, जांच नहीं कर सकते। तो लोकपाल के पास आप भ्रष्टाचार की कंप्लेन कीजिए
और लोकपाल का केवल एक ही काम होगा कि उसको आगे सीबीआई को ट्रांसफर करेगा। तो ये एक डिग्निफाइड तो आप इसको कह रहे हैं कि पोस्ट तो कुल मिलाकर इस लोकपाल से संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं सरकार के खिलाफ बोलने वाले लोग, और सरकार आश्वस्त है कि ये मजबूत है, लेकिन सवाल यही कि क्या भ्रष्टाचार इस लोकपाल बिल से जाएगा।